नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित तोलन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास के एनसीईआरटी के मैथ का चैप्टर नंबर 3 के वित्त प्रश्नावली के क्वेश्चन जो आगे के हैं उन्हें निकालेंगे। ठीक है, और ये जो लेक्चर नंबर 37 है, कहने का मतलब इसमें दो आपके चैप्टर शामिल हैं। एक तो आपका ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन और दूसरा आपका मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर अब हम लगाएंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 10 लगाएंगे। इससे पहले मैं इस प्रश्नावली के क्वेश्चन जो 9 क्वेश्चन है वो पिछली वीडियो में लगा चुका हूं, तो आप उन्हें जरूर देख सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें देख लें। तो उसमें कहूंगी आपके क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 क्वेश्चन जो हैं, आपके 4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप उन्हें जरूर लगा लें, क्योंकि उसमें से परीक्षा में क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 10? हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं X, Y तथा Z का उत्पादन करता है, जिनका वह 2 बाजारों में विक्रय करता है। ठीक है, 2 बाजार हमें दे रखे हैं, क्योंकि वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। ठीक है, तो बिक्री के लिए एक हमें सूची दे रखी है। उसके बाद इसमें 2 कंडीशन हमें दे रखी है। ए है यदि X, Y तथा Z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः रुपए 2.50, रुपए 1.50 तथा रुपए 10 है, तो प्रत्येक बार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। आपके पास बुक होगी, आप क्वेश्चन नंबर मतलब बुक का जो पेज नंबर है वो 109 है। ठीक है, और इस पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। इसमें बी कंडीशन दे रखी है, यदि उपरोक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः 2.0, 1 मतलब 1 रुपए और आपका 50 पैसे है, तो कुल लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुल लागत हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, और तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें मान लेते हैं, माना ए एक आव्यूह है जो बिक्री को दिखाता है। किसको दिखाता है भाई? बिक्री को दिखाता है। ठीक है, तो हमें बिक्री हमें दे रखी है, तो A बराबर एक आव्यूह में मिल जाएगा, वह है आपका 10,000, उसके बाद 2,000 और 18,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है आपका सेकंड बाजार में है आपका 6,000, उसके बाद यह है आपका 20,000, उसके बाद यह है आपका 8,000। ठीक है, ये हमें दे रखा है जो बिक्री आपको दिखाता है। अब कंडीशन हम ए लेके चलते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, माना बी एक विक्रय मूल्य दिखाने वाला आव्यूह, विक्रय मूल्य दिखाने वाला आव्यूह है। ठीक है, तो B बराबर लेते हैं हम। तो विक्रय हमें क्या दे रखा है? वो हमें दे रखा है, इसको हम इस तरीके से दिखाएंगे क्योंकि हमें गुणा करना है। तो विक्रय हमें दे रखा है, पहला है आपका 2.50। ठीक है, और यह है आपका 1.50, उसके बाद है आपका 1। ठीक है, 1.0। तो इसे मैं इस तरीके से दे सकता हूं, क्योंकि मैं इसे पूर्ण संख्या मतलब एक भिन्न रूप में लिख लेता हूं। तो 2.5 का मतलब हुआ आपका 5/2, क्योंकि पॉइंटर में आप गुणा करेंगे थोड़ा कठिन हो जाएगा। 1.5 को लिख सकता हूं मैं 3.2 और 1 को मैं 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो कहने का मतलब अब जो लाभ होगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब जो कुल आय जो होगी, कुल आय क्या होगी भाई? ए बी का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल हमारी जो कुल आय होगी, तो निकाल लेते हैं भाई ए इंटू बी। ठीक है, तो ए का मान कितना है भाई? 10,000, 2,000, 18,000। इसी तरीके से आपका 6,000, 20,000 और 8,000। ठीक है, अब हमें इसके मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें। बी का मतलब 5/2, 3/2 और 1 का करते हैं मल्टीप्लाई।
तो 10,000 में 5/2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, जो 5,000 बार कट जाएगा आपका, मतलब 2,000 से आपका दो से कटेगा 10,000 5,000, और 5 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हो जाएगा आपका टोटल 25,000 रुपए प्लस। इसी तरीके से 3/2 का मल्टीप्लाई में करूंगा 2,000 में तो ये कटेगा 1,000 बार, और 1,000 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा आपका 3,000 रुपए। इसी तरीके से 18,000 में 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मुझे 18,000 ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई 5/2 में करूंगा 3,000, 3 में 5 का गुणा करूंगा तो आपका 15,000। ठीक है, प्लस 20,000 में मैं 3/2 का मल्टीप्लाई करूं तो 2 से ये कटेगा 10 बार, 10,000 बार, और 10,000 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा जाऊंगा आपका 30,000। ठीक है, इसी तरीके से 8 का मल्टीप्लाई 1 में 8,000 का करूंगा 1 में तो 8,000। ठीक है, तो टोटल जो हमें निकला कितना निकलेगा वो देख लेते हैं हम। तो 25,000 और आपका 28,000, आपका 25 और 28 हो गया, 28 में मैं 18 जोड़ूं तो जो हो जाएगा आपका 46,000। ठीक है भाई, देखेंगे आप 28 और 18 46 होते हैं। ठीक है, इसके बाद 15 और 18 हो गया, 18 और 8 आपका हो गया ये 26,000। ठीक है, तो ये हमें कुल आय किससे निकली, ए से। ठीक है, इसी तरीके से सेम टू सेम हम निकालेंगे आपका बी के लिए। तो बी के लिए निकाल लेते हैं। तो बी के लिए आपके जो मानक है, मतलब जो माना, इसमें मान लेते हैं माना सी एक आव्यूह है जो दूसरे मार्केट के लिए, किसके लिए भी, दूसरे जो बाजार है उसके लिए विक्रय मूल्य दिखाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य दिखाता है। ठीक है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, तो उसके लिए हमें दे रखा है, पहला है आपका दे रखा है भाई 2 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है भाई आपका 1 रुपए, उसके बाद दे रखा है हमें 50 पैसे। ठीक है, तो मैं इसे भी चेंज कर लेता हूं, ये तो 2 से पूर्णांक में चेंज कर लेता हूं, ये कितना हो जाएगा आपका 1/2 रुपए। ठीक है भाई, 1/2 रुपए। अब हम मतलब तो कुल आय क्या होगा भाई, मतलब दूसरे बाजार के लिए, तो कुल आय जो होगी वो होगी आपकी A × C का गुणनफल। तो निकाल देते हैं भाई ए और सी, जैसे हमने ए और बी निकाला है तो इसी तरीके से हम ए और सी निकालेंगे। तो आपका क्या है भाई, सेम टू सेम 10,000, आपका 2,000, उसके बाद आपका 18,000। इसी तरीके दूसरे के लिए निकाले हम, ये है आपका 6,000, ये आपका 20,000, 8,000। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किसका करना है भाई, सी का। तो सी हमारे पास है आपका 2 1 1/2। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो भाई 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया ये 20,000, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2,000, और आधे का मल्टीप्लाई करूंगा तो जो हो गया आपका 9,000। ठीक है, जो हो जाएगा 6,000 का मल्टीप्लाई करूंगा 2 में तो 12,000, 1 का करूंगा तो 20,000, और आधा करूंगा तो हो जाएगा आपका 4,000। ठीक है, तो कुल आय जब निकाल लेते हैं दूसरे मार्केट के लिए कितनी निकलती है भाई हमारे पास, 20,000, 22 और 9 31,000। ठीक है भाई, 31,000 हो गई है। अब बात करते हैं जो 12,000 और 20,000 कितना हुआ आपका 32,000, और 4,000 हो गया आपका 36,000। ठीक है, ये हमारे पास कुल आय निकल आई। ठीक है भाई, तो अब इसमें हमें क्या निकालना है, तो भाई पहले मार्केट से दूसरे मार्केट में जो हमें लाभ हुआ वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं कुल लाभ। तो दूसरे बाजार की अपेक्षा पहले बाजार में लाभ, तो लाभ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 46,000 में से 31,000 घटा दूं मैं, 46,000 में से मैं आपका घटा दूं 31,000। ठीक है भाई, 46 तो कितना बचेगा आपका 15,000 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से तो दोस्तों दूसरे के लिए देख लेते हैं। तो दूसरे के लिए हमारा पास आ गया जी 26,000 माइनस 36,000। ठीक है, लगता है कुछ गलत हुआ है, 1 मिनट, 26 नहीं होगा यहाँ पे, देखते हैं। 15,000 और 30,000 आपका हुआ 45 और 8 53,000 होगा टोटल।
26,000 गलती से लिख गया, ठीक है। ये टोटल होगा वो 53,000 होगा, ठीक है। तभी आपका निकलेगा, वो पहले मार्केट में जो है आपकी बिक्री दर वो ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका 53,000 माइनस आपका कितना है ये 36,000, ठीक है। तो 36,000 निकालेंगे तो कितना आया टोटल 17,000 आपका बचेगा। तो कुल लाभ हम निकालें, कुल लाभ जो होगा वो होगा आपका 15,000 प्लस 17,000, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका 32,000 रुपए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जोड़ने में, यहाँ पर मैं 26 जोड़ गया था लेकिन था आपका 53, ठीक है। 15,000 और 30,000 45 और 8 53,000 होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आव्यूह x ज्ञात कीजिए। x इंटू हमें दे रखा है, मतलब एक 2/3 का मैट्रिक्स दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमें दे रखा है -7 -8 -9, उसके बाद 2 4 6, मतलब ये भी हमें 2/3 मैट्रिक्स के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि हम x का मतलब x को एक ऐसे आव्यूह के रूप में मानेंगे कि उनका जो दोनों का मल्टीप्लाई है तो संगत पद, मतलब उन दोनों का मल्टीप्लाई हमें 2/3 के बराबर ही मिले, तभी हमारे संगत पद बराबर हो सकते हैं, तब हम उन्हें तुलना करके निकाल सकते हैं। अगर मैं x को अगर 2/2 का मैट्रिक्स मान लूं तो इसके कॉलमों की संख्या और उसके पंक्तियों की संख्या दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो गुणा क्या हो जाएगा हमारा संभव हो जाएगा, ठीक है। और हम देखेंगे जो हमें आव्यूह मिलेगा वो कितने का मिलेगा भाई 2/3 का, जो हमें चाहिए, ठीक है। 2/3 का हमें आव्यूह मिलेगा, कोई 2/3 का हमें चाहिए। तो कहने का मतलब हमारे पास जो ऑप्शन है वो x का जो मान है वो हम केवल 2/2 में ही मैट्रिक्स मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं, ठीक है। तो मानते हैं यहां पर, माना x बराबर ABCD, ठीक है। 2/2 का मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि हमें जो इन दोनों का मतलब x इंटू और इस का जो मल्टीप्लाई है इस आव्यूह का वो हमें 2/3 का ही लाना, तो केवल हम 2/2 का मानेंगे तभी ये संभव हो सकेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो गुणा संभव होने के लिए क्या चाहिए कि पहले मैट्रिक्स की आपकी कॉलमों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की आपकी रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तो 2/2। और दूसरी बात जो हमें आपका जो आव्यूह जिस श्रेणी मतलब जिस कोटि का मिलता है तो वो होता है आपका पहले मैट्रिक्स की आपकी रो की संख्या और दूसरे की कॉलम की संख्या। तो कहने को 2/3 का मैट्रिक्स मिलेगा हमें, तो 2/3 का मैट्रिक्स हमें चाहिए क्योंकि हम संगत पद आपके बराबर रखने हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया यहाँ पर एक a बराबर, जिसके हमें 2/2 का मैट्रिक्स मान लिया, जिसके हमने अवयव मान लिए ABCD। तो रखते हैं भाई, सॉरी a बराबर नहीं से हम x बराबर मानेंगे क्योंकि x का मान बराबर है, ठीक है। तो x बराबर हमने मान लिया, तो x बराबर मानेंगे तो क्या x की जगह मैं रख सकता हूं भाई ABC इंटू डी, सॉरी d। अब इंटू करेंगे हम किसका 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये हमारे पास चल रहा है -7 -8 -9 2 4 6, ठीक है। ये हमारे पास चल रहा है, ठीक है। पहले इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही पहली रो और एक एक करके कॉलम, a इंटू ए, मतलब एक का मल्टीप्लाई 1 में किया तो a, अब b का मल्टीप्लाई हम 4 में करेंगे तो आपका 4b, ठीक है। पहला क्लियर। इसी तरीके से आपकी पहली रो दूसरा कॉलम, 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे a मतलब 2a, b का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5b। इसी तरीके से a का मल्टीप्लाई हमने किया 3 में तो आपका आ गया भाई 3a, और b का मल्टीप्लाई आपने 6 में किया तो 6b। इसी तरीके से आपका c का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे c, d का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आपका 4d, c का मल्टीप्लाई 2 में किया तो आपका आएगा भाई 2c, d का मल्टीप्लाई 5 में किया तो आपका आएगा 5d। इसी तरीके से c का मल्टीप्लाई 3 में किया तो आपका 3c, और d का मल्टीप्लाई 6 में किया तो आएगा आपका 6d। तो ये किसके बराबर हैं आपके -7 -8 -9 2 4 और 6, ठीक है। यहां से हम देख सकते हैं कि अब हम संगत पदों की आप देख सकते हैं, हमें जो मैट्रिक्स मिला है वो 2/3 का मिला है और ये भी हमारा 2/3 का है, तो संगत पदों की हम तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो करते हैं संगत पदों की तुलना। तो क्या आ जाएगा हमारे पास a + 4b = -7, ठीक है। एक पहला समीकरण ये मिला, उसी के साथ आपका 2a + 5b
इजिकल टू -8, ये समीकरण 2 मिला। ठीक है भाई, इसी के साथ हमें मिलेगा भाई तीसरा समीकरण 3a प्लस 6b इजिकल टू -9, समीकरण थर्ड। ठीक है, अब नीचे वाले पदों की तुलना कर लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा आपका c प्लस 4d इजिकल टू 2, समीकरण से आप फोर्थ मान लें। इसके बाद आपका 2c प्लस 5d इजिकल टू 4, समीकरण आप इसे 5 मान लें। इसी तरीके से आपका 3c प्लस 6d इजिकल टू 6, समीकरण आप 6 मान लें। ठीक है भाई, तो अब सिंपल क्या करना है, इन समीकरणों को हमें हल करना है और a b c d के मान हमें निकालने हैं। ठीक है, तो सिंपल हम क्या करें, समीकरण इसमें से देखो जो आसान है आप उसमें हल कर लें। तो समीकरण 1 व 2 को हल कर लेते हैं और a और b के मान हम निकाल लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है भाई, हमें काटने हैं तो हम विलोपन विधि का यूज करते हैं। तो विलोपन के लिए पहले मैं समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 का मल्टीप्लाई कितना किया तो 2a, आपका 2 का मल्टीप्लाई किया तो 8b, उधर करूंगा तो -14। ठीक है, अब ये हमारे पास 2a ऑलरेडी है और प्लस के 5b है और ये आपका -8। तो क्या करेंगे आप घटाने पर, क्योंकि हम a का ब्लॉक कर रहे हैं तो भाई माइनस माइनस प्लस, तो ये तो आपका कट गया, तो बचा कितना आपका भाई 3b और ये क्या बचेगा आपका -6। ठीक है भाई, 3 से मैं 6 काटूंगा तो 2 बार कटेगा तो b बराबर जो आ गया भाई -2। ठीक है भाई, अब b का मान समीकरण में 1 में रख देता हूं तो आपका a का मान भी मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां रख देता हूं भाई आपका b का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे भाई, तो a का मान हमें निकालना है तो a, b का मान कितना है हमारे पास -2 है, तो 4 इंटू -2 बराबर चल रहा है आपके -7 के। तो कितना हो जाएगा भाई a, तो ये हो जाएगा आपका -8 इजिकल टू -7, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो -7 प्लस के 8, तो a बराबर आ गया आपका 1। तो यहां से हमें a और b के मान प्राप्त हो गए। अब हम इसमें करते हैं सिंपल, उसी तरीके से हम बात करेंगे। तो समीकरण 4 व 5 से, ठीक है, तो हम इसमें c का अवलोकित कर देते हैं, मतलब सूची को खत्म कर देते हैं। c के खत्म करने के लिए गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं समीकरण आपका 4 में, तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2c, आपका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8d और 2 दूनी 4। इसी तरीके से अब 2c हम समीकरण इसमें से 5 घटा देते हैं तो 2c आपका 5d इजिकल टू 4, तो घटाते हैं भाई माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कटा, तो कितना बचा आपका, यहां से बचा 3d इजिकल टू 0, d बराबर आ गया आपका 0। ठीक है, अब हमें c का मान निकालना, सिंपल क्या करेंगे, d का मान जो है वो हम समीकरण 4 में रख दे रहे हैं। ठीक है, d का मान समीकरण 4 में रखने पर रखेंगे भाई, तो c तो है ही आपका 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा भाई 2, तो c बराबर आ गया आपका 2। तो आप देख सकते हैं हमें ABCD के जो मान है वो पूरी तरह प्राप्त हो गए। तो x का मान जो है वो हमारे पास क्या है भाई A, B, C और D। तो A का मान रख दीजिए, मान A का मान जो वो निकला है वो 1 निकला है, B का जो मान निकला है वो -2 निकला है, C का मान जो निकला है वो 2 निकला है और D का मान जो निकला है वो आपका 0 निकला है, और यही हमारा आपका अवयव x है। ठीक है, तो दोस्तों यह है आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिससे मैंने आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया हो। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को लगाया है। ठीक है, इसकी अगली वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन जानेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको 10 और 11 अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उस डाउट को आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर मतलब आगे क्वेश्चन इसमें लगाएंगे और लेक्चर नंबर आपका 18 होगा। वो आपका इस प्रश्नावली का लास्ट लेक्चर होगा। कोशिश करूंगा कि इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं अदर बुक से लेकर आपको दे सकता हूँ बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।